जय हिंद प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे आज़ादी का वो दौर जहाँ से शुरू हुई असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का सहयोग, और उसी क्रम में अब हम आपको लिए चलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा की ओर। कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया चोरी चोरा कांड के कारण और एक सामान्य हालात नहीं थे, जो क्रांतिक युवक थे उनमें क्रांति विद्रोह की भावना थी, तब गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना एक इस तरह का आंदोलन खड़ा किया जाए जिसमें देश के सभी लोग शामिल हों। और इसमें उन्होंने गांधी जी ने समझौता किया या बात की लॉर्ड इरविन से, जो उस समय के वायसराय थे, उनसे चर्चा की और अपनी 11 मांगों को उनके सामने रखा, जिसमें जो मांगे थी वो थी कि टैक्स को कम किया जाए, इसके साथ साथ जो शराब की बिक्री है वो बंद की जाए, विदेशी वस्त्र जो हैं उनको समाप्त किया जाए। यानी इस तरह की मांगे जो थी वो रखी, और उसमें ख़ास तौर से एक मांग थी नमक पर जो टैक्स लिया जाता था, यानी नमक पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार था, उस एकाधिकार को समाप्त करने की। नमक जो हर व्यक्ति की बेसिक नीड थी, ज़रूरत थी, और इस पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार था। कोई भी व्यक्ति अपने तरीके से नमक नहीं बना सकता था और हर व्यक्ति को एक निश्चित टैक्स देना पड़ता था नमक को खरीदने पर। तो इससे सभी लोग दुखी थे। तो इस बात को लेकर के गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया और अपनी मांगें जो रखी, जिन्हें कहा गया 11 सूत्री मांगे, और जिसमें हमने चर्चा की कि नमक को कर को समाप्त करने की एक महत्वपूर्ण बात भी कही गई। अब उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने इरविन से कहा कि इन मांगों को माना जाए, नहीं तो उन्हें कहा कि हम क्या कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। इस बात को कहा गया और इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को चल पड़े। वो कहाँ से? साबरमती आश्रम, गुजरात से साबरमती आश्रम से दांडी चल पड़े अपने 78 साथियों के साथ। और किस लिए? नमक कर को समाप्त करने की पहल करने के लिए। तो वहाँ से वो चल पड़े। 240 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने 24 दिन में तय किया और पहुँच गए 6 अप्रैल 1930 को दांडी, जहाँ से उनका कारवां गुजरता गया। हजारों लोग उनसे जुड़ते गए। जैसा कि आप लोग चित्र में देखिए कि गांधी जी के साथ उनके सहयोगी, उनके साथी जो हैं वो चल रहे हैं। कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी। और जब वो दांडी पहुँचे, समुद्र पर वहाँ पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ का पानी लिया और उसे उबाल करके अपने हाथों से नमक को तैयार किया और उन्होंने नमक कानून को तोड़ दिया। यानी कि नमक बनाने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश सरकार, औपनिवेशिक सरकार के पास था। नमक बनाकर उन्होंने उस कानून का उल्लंघन किया, उसे तोड़ दिया। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब बात करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार से अलग था। यानी गांधी जी ने इससे पहले भी बड़ा आंदोलन शुरू किया, ये हमने चर्चा की, और उसे समाप्त कर दिया एक हिंसक घटना के कारण। तो क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव था, क्या दोनों में डिफरेंस था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है वो हमने पढ़ा कि बहिष्कार किया गया, यानी सरकार का सहयोग न करने और बहिष्कार का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत विधान परिषदों में जो चुनाव हुए उनमें हिस्सा न लेने और सरकारी स्कूलों, अदालतों सभी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। यहाँ भिन्नता केवल यही थी कि अब औपनिवेशिक सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को न मानना इसमें शामिल था। यानी कानूनों का उल्लंघन मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य बात थी, इसमें शामिल किया गया। इसका मीनिंग जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, सविनय अवज्ञा यानी विनम्रता पूर्वक सरकार की बातों को न मानना, उसके कानूनों को न मानना, उसकी अवज्ञा करना। और इसमें वही कार्यक्रम शामिल थे। जैसे सबसे पहला हम बात करें, विदेशी कपड़े का बहिष्कार किया गया और देशी कपड़े को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ साथ नमक कानून को तोड़ा गया, ये हमने पढ़ लिया
कि जब गांधी जी वहाँ पहुँचे समुद्र के किनारे, उन्होंने नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ा। इसके साथ साथ शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग शब्द आ रहा है बार बार। पिकेटिंग का मीनिंग होता है धरना देना, तो यहाँ पर शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। चौकीदार जो थे वो भी टैक्स देते थे। उन्होंने मना किया कि हम टैक्स नहीं देंगे, किसानों से भी टैक्स लिया जाता था और इसका भी विरोध किया गया। इसी के साथ साथ वन कानून, यानी कि कुछ ऐसी जनजातियां थी जो कि वनों से अपना जीवन यापन करती थी और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहां उन्हें जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि उन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया कि ये केवल और केवल यहाँ ब्रिटिश सरकार का अधिकार रहेगा। जो यहाँ उपज होती है, जो लकड़ी है, उसका इस्तेमाल केवल औपनिवेशिक सरकार जो है वही करेगी। तो उन्होंने क्या किया, जो वनों में रहने वाले लोग थे उन्होंने भी इस आंदोलन में शामिल होकर उन कानूनों का उल्लंघन कर दिया और वहाँ के जो फल थे, इमारती लकड़ियाँ, उनका इस्तेमाल करने लगे और वहाँ नियमों को तोड़ दिया गया। इसके अलावा जो गांव के अधिकारी वर्ग था, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने वहाँ नियुक्ति दे रखी थी, उनके ब्रिटिश सरकार के वो कार्य करते थे, उन्होंने भी अपने कार्यों से इस्तीफा दे दिया। इस तरह का कार्यक्रम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखने को मिला। 1930 की घटना ये। उसके बाद कौन कौन सी घटनाएं हुई, इस तरह का विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक। अब क्या हुआ कि जब हिंसा होने लगी, जैसे कि अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के साथी थे और इन्होंने जब विरोध प्रदर्शन, ये जुलूस में शामिल थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि वो कहीं न कहीं डर रही थी कि ये आंदोलन इतना बड़ा रूप ना ले ले कि हमारे लिए घातक सिद्ध हो। तो उन्होंने अब्दुल गफ्फार जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया और जैसे ही इस नेता को गिरफ्तार किया गया और वहाँ के जो लोग थे जो इनके साथ में शामिल थे वो सड़कों पर आ गए और सड़कों पर आए तो उसके जो विपक्ष में सरकार ने क्या किया, पुलिस ने गोलियां चलाई और बहुत सारे लोग मारे गए और इसी के साथ साथ महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन बड़ा होता जा रहा था और गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए, उसके बाद शोलापुर के जो औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्रीज में जो काम करने वाले मजदूर थे, उन्होंने भी प्रदर्शन किया और पुलिस चौकियों पर हमला किया, नगर पालिका पर हमला करना शुरू कर दिया। अब सरकार इतनी डर गई कि उन्होंने बड़ी निर्ममता दिखाई। उन्होंने महिलाओं को पीटा, बच्चों को पीटा। 1 लाख लोग जो हैं वो इसमें मारे गए, घायल भी हुए। इसी हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी की शर्त क्या थी? हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो इन्हीं हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको समाप्त कर दिया। अब उसी के साथ साथ बात करते हैं, ये आया सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, समाप्त हो गया और गांधी जी ने इस आंदोलन में ये ध्यान रखा कि न केवल उद्योगपति वर्ग बल्कि उद्योगपति, किसान, मजदूर सभी के हितों का इसमें ध्यान रखा। सभी को साथ लेकर उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने जब आंदोलन समाप्त किया उससे तभी गांधी इरविन समझौता हुआ। जो घटना है 5 मार्च 1931 की, उससे पहले क्या हुआ कि 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया ब्रिटिश सरकार ने लंदन में। 1930 से लेकर 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति या ये जो सभाएं हैं, तो ये जो पार्टीज बनी हुई है, इनके मेंबर जो हैं वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लें और हम क्या करेंगे, स्वतंत्रता, स्वराज्य और स्वशासन को लेकर के बातचीत करेंगे। यानी इन मुद्दों पर बात होनी थी। गोलमेज सम्मेलन हुए लेकिन गांधी जी राजी नहीं हुए। इस बात को लेकर के गांधी जी में और लॉर्ड इरविन में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि वो अब गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसी के साथ साथ उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में लंदन में हुआ उसमें भाग लिया, उसमें वो शामिल हुए। लेकिन परिणाम ये हुआ कि जब वो वहाँ लंदन गए, उन्हें फ़कीर की संज्ञा दी गई और वहाँ उन्हें अपमानित होना पड़ा। इसी के साथ साथ जो मांगे उन्होंने रखी, उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो गांधी जी ने जब वहाँ से वापस लौटे तो उन्हें बहुत ही निराशा हुई और इसी के साथ साथ
जब हम बात करें गांधी इरविन समझौते की, तो जब गांधी जी और इनके बीच में, लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हो रहा था, तो इसमें ये कहा गया कि जितने भी नेता जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार हुए उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया और इसी के साथ साथ कुछ नेताओं को हालांकि इन्होंने आज़ाद कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात आती है भगत सिंह को लेकर के। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी उस समय जेल में थे, लेकिन इस समय ये जब समझौता हुआ तो इस समय उनके रिहाई को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ और इसी समय इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अब बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। हम बात कर रहे थे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया जो 1931 में लंदन में हुआ, लेकिन वहाँ पर जो दलित वर्ग था उनको लेकर के अलग उन्हें निर्वाचन की सुविधा देने को लेकर के मतभेद हो गया। गांधी जी इस बात को कभी वो स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि दलितों को, क्योंकि सिखों को अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया, मुसलमानों को दे दिया गया। अब यहाँ बात आती है दलितों की कि उन्हें भी चुनाव में अलग से निर्वाचन में अलग से प्रतिनिधित्व की सुविधा मिलनी थी। लेकिन गांधी जी इस पर राजी नहीं हुए और वे खाली हाथ भारत लौट आए, यानी इसका कोई भी निर्णय नहीं निकला। और आने के बाद गांधी जी ने दोबारा से, यानी दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया, जो 1932 से लेकर 1934 तक चला। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन भी मंद पड़ गया। अब गांधी जी ने अपना ध्यान जो है वो राजनीति से हटा करके अपना सेवा कार्य में, जो हरिजनों के उद्धार में अपना जीवन लगाया। तो ये यहाँ तक का जो घटनाक्रम है ये आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और आज़ादी की कड़ी। तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में एक आगे की घटनाक्रम के साथ। बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।